कोई खुशियों की चाह में रोया, कोई दुखों की पनाह में रोया। अजीब कहानी है हम सबकी, कोई भरोसे के लिए रोया, कोई भरोसा करके रोया। प्यारे छात्रों, भरोसा करिए, आपको इंग्लिश में नहीं रोना पड़ेगा। पूरी जिम्मेदारी ले रहा हूँ, इंग्लिश में आपको रोने नहीं दूंगा, बस मेरे साथ लगे रहिए। देखिए पहला इसमें क्या दिया गया, इफ़ ए थिंग इज वर्थ डूइंग। आराम से देखिए इसको, इफ़ ए थिंग इज वर्थ डूइंग एट ऑल इट इज़ वर्थ डन। यहाँ पे देखिएगा वर्थ के साथ हमेशा, कायदे से देखिए, वर्थ के साथ हमेशा जब भी वर्ब आएगी वर्ब हमेशा जिरंड फॉर्म में होती है। जैसे अगर हम मान लीजिए बोलते हैं, अब जिरेंडियल फॉर्म किसके किसके साथ यूज होता है, ध्यान दीजिए। अवॉइड, कंसीडर, एंजॉय, एक्सक्यूज, फील, फिनिश, माइंड, मिस, स्टॉप, इट इज़ नो यूज, इट इज़ नो गुड, वर्थ। प्रपोजिशन टू को छोड़ करके मैं प्रपोजिशन बताता हूँ। हालांकि टू के रूप में, जब प्रपोजिशन के रूप में टू आता है तब भी लगता है, लेकिन उससे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए टू को छोड़ करके बाकी प्रपोजिशन की हम बात करते हैं। और डिनाई, ये इनके बाद जब वर्ब आएगा तो इनके साथ हमेशा ध्यान रखिएगा वो वर्ब आईएनजी फॉर्म होगा, जिरेंडियल फॉर्म। इसके कुछ और फ्रेजेस भी हैं, देखिए जैसे विद ए व्यू टू, लुक फॉरवर्ड टू, बी यूज टू, अकस्टम टू, एडिक्टेड टू, कमिटेड टू, आवर्स टू। इन सब के साथ जो लगता है वह क्या लगता है, वो हमेशा जिरंड फॉर्म में आती है। यानी यहाँ पे वर्थ डन वेल का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, वर्थ डूइंग वेल। वर्थ के बाद थर्ड फॉर्म नहीं आएगी, वर्थ के बाद क्या आएगा, वो आईएनजी फॉर्म यानी जिरंड फॉर्म। ऑल द बॉयज रिटर्न बैक, यहाँ ध्यान रखिएगा, रिटर्न के साथ प्रेपोजिशन, रिटर्न के साथ कभी भी बैक का प्रयोग नहीं होता है। रिटर्न का मतलब होता है वापस लौटना, तो रिटर्न के साथ बैक का प्रयोग नहीं होगा। अगला दिया गया टेल मी द नेम, ध्यान दीजिए इसमें, टेल मी द नेम यहाँ पे दिया गया है ऑफ ए कंट्री वेयर एवरी सिटीजन इज लॉ अबाइडिंग एंड नो ट्रबल इज देयर। बहुत गौर समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी अगर रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब आता है तो उस कंडीशन में हमेशा याद रखिएगा उसी भाव के लिए आगे वही रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब होगा। टेल मी द नेम ऑफ ए कंट्री वेयर एवरी सिटीजन इज लॉ अबाइडिंग एंड नो वो ट्रबल इज देयर, नो ऐसे नहीं लिखा जाएगा। एंड वेयर देयर इज नो ट्रबल ऐसे लिखा जाएगा। एंड वेयर देयर इज नो ट्रबल, गौर करेंगे, देयर इज नो ट्रबल, और जहाँ पर कोई समस्या नहीं ऐसे लिखा जाएगा। एंड वेयर ट्रबल इज एंड नो ट्रबल इज देयर ऐसा नहीं लिखेंगे। इसी प्रकार से आप याद रखेंगे कभी भी रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब जब भी सेंटेंस में आएगा तो सेंटेंस के अगले हिस्से में उसी भाव के लिए वही रिलेटिव प्रोनाउन या वही रिलेटिव एडवर्ब लगेगा। अगला क्वेश्चन देखें, कंसीडरिंग अबाउट, ध्यान दीजिएगा, कंसीडरिंग के साथ अबाउट का प्रयोग नहीं होगा। अब इसमें कुछ शब्द आप याद रखें, क्या शब्द है उसमें गौर करेंगे, ध्यान दीजिएगा, मैं लिख के दिखाता हूँ आपको। कंसीडरिंग, या मैं इसको एक पेज बना लेता हूँ और ये देखिएगा, कंसीडरिंग, कंसर्निंग, पेंडिंग, पेंडिंग के बाद फिर आ गया इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, बारिंग का मतलब छोड़कर, बारिंग, नॉट विद स्टैंडिंग, ठीक है। इनके साथ, इसे देख लें कायदे से, इनके साथ कोई प्रपोजिशन नहीं लगता, दे वर्क एज प्रेजेंट पार्टिसिपल
एंड अलॉन्ग विद दीज प्रेजेंट पार्टिसिपल्स वी डू नॉट यूज़ एनी प्रेपोजिशन, इनके साथ किसी प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। तो जब भी ये आएंगे इस रूप में आएंगे तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब होता है कि बावजूद, इनके साथ कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगेगा। तो कंसिडरिंग के साथ जो अबाउट का प्रयोग हुआ है वो गलत हुआ है। अब जरा देखेंगे क्या है, कंसिडरिंग अबाउट दीज फैक्ट्स। अब अबाउट का प्रयोग आप यहाँ पे गलत करेंगे, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, हिज फ्रेंड्स फील दैट ही विल बी सस्पेंडेड अनलेस ही डज नॉट। गौर करेंगे, अनटिल और अनलेस के साथ, क्वेश्चन को देखिए पहले, अनटिल और अनलेस के साथ कभी भी निगेटिव वर्ड नहीं आता। अनटिल, अनलेस और लेस्ट, इन तीनों के साथ निगेटिव वर्ड नहीं आता है, यानी ही डज नॉट नहीं होगा। डज नॉट को हटाएंगे, जब नॉट को हटाएंगे डज हटेगा, और जब डज हटेगा तो ध्यान रखेंगे कि चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है इसलिए ही रिपोर्ट्स हो जाएगा, ही रिपोर्ट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ, फिर आ गया, घूम टहल करके आ गया। वन ऑफ का मतलब क्या हुआ, वन ऑफ कायदे से देख लीजिए सेंटेंस को। वन ऑफ का मतलब क्या हो गया, में से एक। में से एक का मतलब कम से कम दो। कम से कम दो क्या होता है, प्लूरल होता है। तो प्लूरल क्या हो गया, फीचर नहीं होगा, फीचर्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, नो एरर, सही है। कैट्स एंड डॉग्स, इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, नो एरर, कोई गलती नहीं है। आई प्रेफर दिस बुक दैट वन, दिस बुक दैन दैट वन। ध्यान दीजिएगा, आई प्रेफर, प्रेफर के साथ हमेशा याद रखेंगे कि टू का प्रयोग होता है। आई प्रेफर दिस बुक, टू का प्रयोग इसमें दिया ही नहीं गया। नॉर्मली जो क्वेश्चन में गलती आती है, प्रेफर के साथ दैन लगा देता है, ये आपको ध्यान रखना। बहुत क्वेश्चंस पीछे आ चुका है। यहाँ मान लीजिए कुछ नहीं दिया गया है तो भी हम तुलना के लिए किसका प्रयोग करेंगे, सेक्शन में टू का प्रयोग करेंगे, टू दैट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दियर बिलोंगिंग्स वर लोस्ट इन द फायर। यहाँ पे ध्यान रखिएगा क्या कह रहा है, दियर बिलोंगिंग्स वर लोस्ट इन द फायर। यहाँ पे जब आपने देखा तो क्या हो गया, या दियर बिलोंगिंग्स का मतलब उनका सामान, वर लोस्ट का मतलब खो गया, इन द फायर नो एरर है, यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेल हिम टू टेक अनदर फोटोग्राफ ऑफ द ग्रुप। यहाँ पर भी कोई गलती नहीं, सेंटेंस सही है। नेक्स्ट, आई courteously asked him where was he going। याद रखेंगे, सेकेंड क्लास कभी भी इंटरोगेटिव नेचर का नहीं हो सकता है। फर्स्ट क्लास भी इंटरोगेटिव नेचर का नहीं हो सकता है अगर उससे क्वेश्चन का बोध नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे सेकेंड क्लास तो जब भी कंजंक्शन से जुड़ा हो याद रखेंगे, कभी भी वो इंटरोगेटिव नेचर का नहीं हो सकता है। तो वाज यहाँ पे लगेगा। मैं पीछे के वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि इंटरोगेटिव, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंटरोगेटिव एंड असर्टिव। सिंपल थिंग इज दैट whenever you put helping verb before the subject, that sentence is interrogative sentence in the nature, and whenever you are putting helping verb after the subject, that sentence will be of assertive nature। ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेमोरेंडम सिंगुलर होता है, ध्यान दीजिएगा। डाटम, डिक्टम, इरेटम, स्ट्रेटम, पोमेटम, ओम, मेमोरेंडम, ये सिंगुलर होता है। इनका अम हटाते हैं, ए लगाते हैं, प्लूरल हो जाता है। द मेमोरेंडा आर ऑन द टेबल, इसमें कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी.वी. रमन वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सन ऑफ इंडिया हु। ध्यान दीजिएगा, जब भी आप रिलेटिव प्रोनाउन के बाद, ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके बाद अगर आप कभी भी वर्ब लगाएंगे तो यह एंटीसीडेंट के अनुसार लगेगा। एंटीसीडेंट क्या है, सन्स है। सन्स का मतलब, सन्स के लिए बात हो रही है तो सन्स क्या है, सन्स प्लूरल है। अगर सन्स प्लूरल है तो हु हैज नहीं होगा, क्या हो जाएगा, हु हैव हो जाएगा, हु हैव हो जाएगा। हालांकि बेहतर होता दैट हैव का प्रयोग होता, क्योंकि सुपरलेटिव दिया गया है तो दैट हैव का प्रयोग करना चाहिए। सुपरलेटिव के साथ हम हु के बदले किसका प्रयोग करते हैं, दैट हैव का प्रयोग, दैट का प्रयोग करते हैं, बस याद रखिएगा। आगे, दिस बॉक्स इज हैवी दैन। अब यहाँ पे पुनः देखें, ये दैन आया है, दैन आया, इसका मतलब क्या है, कंपैरेटिव है। अगर कंपैरेटिव है तो ये हैवी नहीं होगा,
ये क्या हो जाएगा, ये हैवियर हो जाएगा, हैवियर इसको कर लीजिए। द राइटर डज नॉट हैव द फ्रीडम टू चूज हिज ओन थीम, सोसाइटी थ्रस्ट देम ऑन हिम। राइटर के पास स्वतंत्रता नहीं होती कि वो अपनी थीम को लागू करे, बल्कि समाज उसके ऊपर थोप देता है। द राइटर इसलिए नहीं होगा क्योंकि किसी विशेष राइटर की बात नहीं कही जा रही, ये किसी भी राइटर की बात हो रही, एनी राइटर की बात हो रही। इसलिए जब हम किसी की भी बात करते हैं, किसी पर्टिकुलर की बात नहीं करते हैं, तो वहाँ पर हम ए एन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नो वन नोज एज टू वाई, गौर करिएगा, जब रिलेटिव यहाँ पे देखेंगे, जब ये कंजंक्शन WH कंजंक्शन के रूप में प्रयुक्त हुआ है तो फिर डबल कंजंक्शन एज टू की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं वाई, यहाँ पे जब भी WH आया तो WH आया, वो वहाँ पे दो चीज़ों का काम करता है। एक तो WH का काम करता है, साथ में वो कंजंक्शन का भी काम करता है। तो याद रखेंगे उनके साथ ज़बरदस्ती दूसरा कंजंक्शन एज टू लगाने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग यू आर इन दिस प्रोफेशन। अच्छा, थोड़ा सा भी अगर आप ध्यान दें तो तुक्के से आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, आप नहीं भी जान रहे तब भी सही हो जाएगा, क्योंकि बाद में देखिए क्या मार्क ऑफ इंटरोगेशन है। मार्क ऑफ इंटरोगेशन दिया गया, इसका मतलब आपने इतने तुक्का लगा दिया कि आर यहाँ पे आ गया, तब भी आपका ऑप्शन सही है, लेकिन आप नहीं सही हैं। क्यों? क्योंकि हाउ लॉन्ग का दो अर्थ होता है, एक अर्थ होता है कब से, दूसरा अर्थ होता है कब तक। ये दो चीज़ें होती हैं। तो कब से का मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, याद है आपको सिंस फार का प्रयोग हुआ। यहाँ पे सिंस फार का प्रयोग न होने के बावजूद भी अर्थ सिंस फार का ही दिया जा रहा है। तो हाउ लॉन्ग आर यू नहीं होगा, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन इन दिस प्रोफेशन। आप इस प्रोफेशन में कब से हैं, मतलब इस प्रोफेशन में कितने समय से काम कर रहे हैं। तो ये याद रखें। कई बार ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चंस का आंसर ईश्वर की कृपा से हम लोग सही हो जाता तुक्के से, हालांकि उसको हम लोग कायदे से नहीं जानते, इसी को भाग्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, आई नो दैट इग्नोरेंट इज़ नॉट ब्लिस येट आई एम इग्नोरेंट इन मेनी थिंग्स। पहले ये देख लीजिए कि इग्नोरेंट नहीं है, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, इग्नोरेंस है। मुझे ये पता है कि अज्ञानता आनंद की स्थिति है, ब्लिस है। ब्लिस और एक्सटासी ये दो शब्द होते हैं जिसका मतलब होता है चरमानंद, परमानंद, आनंद ही आनंद, राइट। तो ये ब्लिस, यहाँ पे इग्नोरेंस नॉट ब्लिस येट आई एम इग्नोरेंट, ये सही है। इग्नोरेंट के बाद प्रेपोजिशन जो लगता है वह क्या लगता है, वह ऑफ लगता है, यहाँ पर इनका प्रयोग नहीं होता है। यू आर जस्ट 16 ईयर्स ओल्ड इजंट इट, पीछे के वीडियोज में धुआंधार बता चुका हूँ, इजंट इट नहीं होगा। यहाँ पे ध्यान रखिए, क्वेश्चन टैग है, आरंट यू का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? आरंट यू का प्रयोग होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यू आर दिया गया है, तो इसमें किसका प्रयोग होगा? आरंट यू का प्रयोग होगा। अगला क्वेश्चन, द ओल्ड विडोअर लिविंग इन रेमिटेंस फ्रॉम हिज सन्स कुड नॉट मेक बोथ एंड्स मीट। ओल्ड विडोअर, ध्यान रखिएगा, रेमिटेंस फ्रॉम नहीं होता है, रेमिटेंस लिविंग इन रेमिटेंस फ्रॉम, सॉरी ये फॉर्म दिया गया, फ्रॉम है, फ्रॉम नहीं होगा, लिविंग ऑन का प्रयोग होगा। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, लिव ऑन का मतलब होता है किसी पर निर्भर होना। लिविंग ऑन रेमिटेंस फ्रॉम हिज सन, इसका भाव क्या हो गया? बुजुर्ग विधुर व्यक्ति जो अपने पुत्रों के द्वारा दी गई सहायता राशि पर निर्भर हैं, कुड नॉट, निर्भर थे, ध्यान दीजिएगा, कुड नॉट मेक बोथ हैंड्स मीट, वो दोनों वक्त की रोटी कायदे से नहीं खा पाते थे, मतलब दोनों वक्त का भोजन उनको मुहैया नहीं हो पाता था, राइट। तो ये 20 क्वेश्चंस की श्रृंखला आज चलेगी, ये 20 क्वेश्चंस की श्रृंखला आज है, तो इसको ध्यान से देखें और समझें। और एक चीज़ और है, बहुत जल्दी मैं 1-2 दिन के भीतर अनाउंस करने वाला हूँ कि आपकी लाइव क्लास चलेगी, और उस लाइव क्लास में
पूरा लंबी सारे क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। अभी स्टार्टिंग मैंने किससे किया है, आपके जो सबसे फेवरेट होता है ग्रामर सेक्शन से किया है। ग्रामर सेक्शन में क्या क्या होना है, ग्रामर सेक्शन में पहले तो आपने क्या किया, स्पॉटिंग द एरर किया, दूसरा क्या सेंटेंस इंप्रूवमेंट होगा, तीसरा क्या होगा, फिर उसी का एक हिस्सा फिल इन द ब्लैंक होगा। इसी तरह से आगे हम लोग करते जाएंगे। तो थोड़ा अब लंबी क्लास होगी, क्लास का मैं टाइमिंग बताऊंगा, वो मोस्ट प्रोबेबली 5 बजे के इर्द गिर्द होगी। तो 5 बजे से लेकर 7 बजे तक, क्योंकि सुबह का टाइम बहुत ज़्यादा इंगेज्ड है मेरा, तो 5 से 7 बजे तक अभी, या 7 से भी आगे हम लोग बढ़ा सकते हैं, 8 बजे तक आपकी लाइव क्लास होगी। CGL के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाइए और ईश्वर से प्रार्थना करते रहिएगा कि मेरा स्वास्थ्य ठीक रहे। बाकी मैं आपके साथ लगा हूँ और लगा रहूँगा। थैंक यू।